Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss about the selfing and crossing procedures in tomato. तो टोमेटो के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए दैट इट इज़ हाईली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप और इसके अंदर 94 to 99% जो है सेल्फ पोलिनेशन होती है। कुछ इस तरह के वैरायटीज़ हैं जिसके अंदर 94 to 99% सेल्फ पोलिनेशन नहीं होती, उसके अंदर अप टू 4% तक क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है। तो बेसिकली ये हाईली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, बट कुछ वेराइटीज या कुछ ऐसे रीजन्स जैसे टेम्परेट रीजन्स के अंदर ये जो है अप टू 95% तक आपको देगी सेल्फ पोलिनेशन। बट कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर ये 94% के बजाय 90% तक आपको दे सकती है, या ये 92% तक दे सकती है। तो 8% तक इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन जो है वो हो सकती है। तो इसका क्रोमोसोम नंबर जो है दैट इज 24। और जो रीजन्स जहाँ पे इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन ज़्यादा हो सकती है वो पीरू है, और कुछ अदर एरियाज हैं वेयर नेटिव इंसेक्ट विजिटर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। जैसे इंसेक्ट पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है। बिकॉज इसका जो फ्लावर होता है वो बहुत कलरफुल येलो कलर का होता है, तो इंसेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है ये अपना 95 to 115 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेता है। फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लावर ओपन्स इन 7 to 8 वीक्स आफ्टर सीडिंग एंड एडिशनल 6 to 8 वीक्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम फर्स्ट फ्लावर टू राइप द फ्रूट। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रूट के राइप होने के लिए फर्स्ट फ्लावर के ओपन होने के बाद 6 से 8 हफ्तों के अंदर जो फर्स्ट इसका फ्रूट डेवलप होगा या जो फर्स्ट फ्रूट होगा वो राइप हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम इसकी फ्रूट एंड फ्लोरल बायोलॉजी के ऊपर बात कर लेते हैं, इसका जो फ्लावर होता है दैट इज परफेक्ट वन। इट मींस कि इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं। इसके अंदर लाइक मेल पार्ट जो है वो नॉन फंक्शनल नहीं होते या फीमेल पार्ट नॉन फंक्शनल नहीं होते, इस वजह से इसको परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं। सेवरल फ्लावर्स आर बॉर्न ऑन ईच कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस, उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं। अगर हम एक प्लांट की बात करें तो एक प्लांट के अंदर अप टू 20 जो है वो फ्लावर्स या इनफ्लोरेसेंस जो है वो डेवलप हो सकते हैं। इट्स कैलिक्स कंसिस्ट्स ऑफ 5 to 7 पेटल्स जो कि ग्रे कलर की होती हैं एंड ऑल्टरनेट होती हैं विद पेटल्स, यानी एक साइड पर अगर सेपल होगी तो दूसरी साइड पर उसके पेटल होगी, दैट इज ऑल्टरनेटिव टू ईच अदर। जो इसका करोला होता है दैट इज ब्राइट येलो इन कलर कंटेनिंग 5 to 7 पेटल्स होते हैं उसके ऊपर, और उसका कलर जो है वो ब्राइट येलो होता है। एंड्रोशियम कंसिस्ट्स ऑफ 5 स्टेमन, इट मींस कि इसके अंदर जो है 5 एंथर्स होते हैं, यानी मेल पार्ट जो है वो उसके 5 होते हैं उसके अंदर। उसका कलर जो है वो ग्रीनिश येलो होता है स्टेमन्स का। फिर उसके बाद दोज आर फ्री एट बेस एंड यूनाइटेड एट टॉप। इसका मतलब ये होगा कि जो स्टेमन्स हैं वो अपने बेस से जहां से वो अटैच हैं फ्लावर के साथ वो उसका फ्री होगा और ऊपर से वो कंबाइंड होंगे, जिसकी वजह से इसके जो स्टेमन्स हैं वो एक अपनी स्पेसिफिक शेप बना लेते हैं। उस शेप को जो है कोन कहा जाता है, एंथर कोन कहा जाता है इसमें। These anthers dehisce longitudinally, or carpels are green and vary in number, corresponding to the number of locules found in a fruit. इसकी ओवरी जो है वो हाइपोगाइनस होती है, या सुपीरियर आप इसको कह सकते हैं, जो है वो होती है। फ्रूट जो होता है इसका बेरी कहलाता है, क्योंकि ये बेरी फैमिली से बिलोंग करता है टोमेटो जो है, और बेरी इसका फ्रूट कहलाता है। उसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, शेप्स होते हैं, और डिफरेंट इसके कलर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अब हम इसकी बात कर लेते हैं सेल्फिंग और क्रॉसिंग। तो जो सेल्फिंग है हम बाकी क्रॉप्स की तरह इसके अंदर भी सेल्फिंग करवा सकते हैं। अमूमन क्या होता है, जहाँ पे हमने बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं रखना वहां पर हम उसको बैक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो एंथर्स हैं वो कोन की शेप में उन्होंने स्टिग्मा को ऊपर से कवर किया होता है, और उसके अंदर चांसेस नहीं होते कि वो बाहर का को पोलन जो है वो उसको आकर पोलिनेट कर सके। बट अगर हम इसको ग्रीन हाउस के अंदर ये सेल्फिंग का प्रोसीजर कर रहे हैं तो वहां पे हमने जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको टाइटली या स्ट्रिक्टली जो है कंट्रोल करने के लिए हम इसके ऊपर अक्सर पेपर बैग जो है वो चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो सेल्फ पोलिनेशन होती है वो उसके अंदर ही फ्लावर के जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अदरवाइज कुछ इस तरह से भी जो है प्रैक्टिसेस होती हैं कि उसको ऊपर से टाई अप कर देते विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग।
अच्छा, दूसरी चीज इसके अंदर ये होती है कि आप इसको या तो उसके साथ थ्रेड के साथ टाई अप कर देते हैं ताकि उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन जो वो बीच में ही रहे। जो उसका अपना ही एंथर है वो ही उसको पोलिनेट करे स्टिग्मा को। फिर इसके बाद अगर हम ग्रीन हाउस की बात करते हैं जहां पर हमने कंट्रोल्ड कंडीशन में इसको लगाया, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लावर को अगर आप सेल्फिंग करवा रहे हैं तो आपको फ्लावर शेक करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो एंथर्स हैं वो खुद ही ढहेस होकर एंथेसिस के दौरान अपने स्टिग्मा को जो है वो पोलिनेट कर देते हैं एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जबकि अगर फील्ड के अंदर आपके पास ये क्रॉप मौजूद है तो जो विंड की मूवमेंट होती है, जब अगर हवा चलती है तो हवा की वजह से फ्लावर के अंदर एक मूवमेंट आती है, तो उस मूवमेंट की वजह से जो एंथर्स होते हैं वो ढहेस होके अपने ही स्टिग्मा को जो है वो पोलिनेट कर देते हैं। अच्छा, आपको केयर इसके अंदर किस चीज की करनी पड़ेगी, अगर तो टेम्परेचर फील्ड का जो वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गया है तो वहां पर ये होगा कि जो इसका स्टाइल है यानी फीमेल पार्ट है वो उसका स्टाइल जो वो एलोंगेट हो जाएगा और वो एंथर्स की जो एक बैरियर है वो उसको क्रॉस करके बाहर की तरफ आ जाएगा। तब आपको उसको सेल्फ पोलिनेशन को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने के लिए उसको बैक करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज कोई भी फॉरेन सोर्स का कोई पोलन जो है वो उसको आकर पोलिनेट कर सकता है। क्रॉसिंग की इसके अंदर हम बात कर लेते हैं। रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल प्लांट्स इज यूजुअली 4 to 6 फीमेल्स टू वन प्लांट। आपने इसको जो है वो स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना है कि आपके पास 4 to 6 फीमेल प्लांट्स जो हैं जिसकी आपने मैस्कुलेशन कर ली है वो 6 होने चाहिए, और मेल प्लांट जो है वो जस्ट 1 ही इनफ होगा 6 प्लांट्स को पोलिनेट करने के लिए। फिर उसके बाद ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि फ्लावर की जो इसकी फ्लावरिंग एबिलिटी है वो कैसी है, पोलन की प्रोडक्टिविटी कैसी है, फर्टिलिटी ऑफ द मेल कैसी है। अगर तो फर्टिलिटी कम है या उसकी पोलन की प्रोडक्टिविटी कम है तो आपको एक की बजाय 2 मेल प्लांट्स भी वहां पर लगाने पड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आपने कल्टीवेशन इसकी करनी है, प्लांटेशन करनी है मेल और फीमेल फ्लावर की, तो आपने जो मेल प्लांट जिस को रखना है उस प्लांट को आप 1 to 3 वीक्स बिफोर फीमेल प्लांटिंग करनी है। इट मीन्स कि आपने जो मेल प्लांट्स ग्रो करने हैं जिनको आपने एमेस्कुलेट करके मेल कर लेना है बाद में, तो वो वाली लाइंस उनको आपने 1 से 3 हफ्ते पहले उसकी जो है सोइंग कर देनी है। और इससे दो फायदे होंगे कि एक तो उसका पोलन जो है वो जल्दी आपके पास तैयार होगा, फुली मैच्योर कंडीशन में होगा जब तक फीमेल स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव होता है। और सेकेंडली एक इसके अंदर ये हमें फायदा हो जाता है कि आपको नजर आ जाता है कि जिस प्लांट को आपने एज ए मेल फ्लावर ट्रीट करना है या मेल प्लांट के तौर पे ट्रीट करना है उसके अंदर कोई ऑफ टाइप तो नहीं आ रही। इट मीन्स कि जो आपने सोचा हुआ है कंडीशन के आपके पास ये वाले ट्रेड्स उसके अंदर होने चाहिए, आपके डिजायर्ड ट्रेड्स होने चाहिए, क्या वो पूरे उसके अंदर शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इस तरह से आपको रोगिंग आउट करने के लिए हेल्प मिल जाती है। दो मेथड इसके अंदर यूज होते हैं, एक हैंड मैस्कुलेशन एंड हैंड पोलिनेशन होता है, और सेकंड मेथड जो होता है वो फीमेल स्टेरिलिटी मेल स्टेरिलिटी के आपके पास लाइंस होती हैं, जिस तरह साइटोप्लाज्मिक मेल स्टीराइल लाइंस होती हैं, तो उनको आप एज ए मेल अपना फीमेल पेरेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो हैंड मैस्कुलेशन इसके अंदर आप क्या करते हैं, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड, हाउएवर ड्यू टू द हाई प्राइस ऑफ हाइब्रिड सीड इट इज द मोस्टली यूज्ड मेथड। ठीक है, इसके अंदर एक तो टाइम भी ज्यादा लगता है और आपकी कॉस्ट भी ज्यादा आती है, बट चूंकि हाइब्रिड सीड की आपके पास जो है प्राइस आपको अच्छी मिल जाती है मार्केट में, तो आप इसी मेथड को ही फॉलो कर लेते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टीराइल लाइंस आपके पास हों। अच्छा, फिर इसके बाद आपने मैस्कुलेशन इसकी किस तरह से करनी होती है, जब एंथेसिस होने वाली होती है मेल फ्लावर की तो आपने उससे 1 या 2 दिन पहले जाकर फील्ड के अंदर विजिट करना है और डिजायर्ड प्लांट से आपने इसकी मैस्कुलेशन कर देनी है। मैं आपके साथ इसकी स्लाइड्स भी शेयर कर रहा हूँ तो आप वहां से भी देख सकते हैं। फ्लावर की ओपनिंग से पहले 1 से 2 दिन पहले आपने उसके अंदर जब एंथेसिस यानी जब उसका कंप्लीट होने वाला है तो एंथेसिस से 1 या 2 दिन पहले आप उसको एमेस्कुलेट कर लेते हैं। When sepals have begun to separate, sepals open होने लगती हैं and the petals have not reached their final dark yellow color। अभी उसका dark yellow color जो है वो petals का नहीं हुआ होता, बट सेपल्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाती हैं, तो ये इंडिकेशन होती है कि आपने उसके अंदर एमेस्कुलेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अदरवाइज पेटल्स हैव जस्ट ओपन एंड फॉर्म 45 डिग्री एंगल, ये थोड़ा सा डिटेल के अंदर चला जाएगा। तो आपने किस तरह से इसकी मैस्कुलेशन करनी होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर जो एंथर्स होते हैं वो 5 होते हैं या 5 इसके अंदर स्टेमन्स होते हैं, तो वो कोन की शेप में होते हैं जो ऊपर से टॉप से जुड़े हुए होते हैं और नीचे से बेस उसकी जो है ओपन होती है।
तो आपने वो कोन जो है हाथ की मदद से आप बाहर निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप पॉइंटेड फोर्सेप जो है आपके पास जो स्पेयर नीडल होती है या पॉइंटेड फोर्सेप होती है उसकी मदद से आप उसको पकड़ के कोन को ही बाहर निकाल देते हैं। तो पीछे जो बचेगा वो स्टिग्मा होगा और जो मेल पार्ट है वो बीच में से रिमूव हो जाएगा। इजी होती है मैस्कुलेशन इसकी, हैंड मैस्कुलेशन जो है, तो इसलिए ज्यादा आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती एक फ्लावर के ऊपर जब आप ये काम कर रहे हैं। एमैस्कुलेशन का टाइम जो है वो मोस्टली इन आफ्टरनून होता है, और जो एमैस्कुलेटेड फ्लावर्स होते हैं उनकी जब आपने पोलिनेशन करवानी है यानी उसके ऊपर पोलन डस्टिंग करनी है तो वो आप द फॉलोइंग डे आप जाएंगे फील्ड के अंदर और सुबह के टाइम जाकर आप इसकी पोलिनेशन करवा देते हैं वहां पर। अच्छा, पोलिनेशन इसके अंदर किस तरह से होती है कि आपने फुली मैच्योर फ्लावर्स को जो है उससे पोलन कलेक्ट कर लेना होता है बाय यूजिंग डाइसेक्टिंग नीडल होती है आपके पास। उसके ऊपर आप क्या करते हैं कि आप एक स्लिट के अंदर जो है कट डालते हैं एंथर के ऊपर, एंथर कोन के अंदर, और स्क्रैप कर लेते हैं कंटेंट्स को। इट मींस कि उसके अंदर जो एंथर्स मौजूद होंगे जिसमें पोलन ग्रेन है, उस पोलन ग्रेन को आप पेट्री डिश के अंदर कलेक्ट कर लेंगे जिस तरह से हमने बाकी क्रॉप्स के अंदर भी पोलन ग्रेन जो है वो कलेक्ट किया। उसके बाद आपने वो वाला पोलन ग्रेन जो आपने कलेक्ट कर लिया आप उसको फुली रिसेप्टिव स्टिग्मा के पास लेकर जाएंगे उस प्लांट के ऊपर जिसकी आप एमैस्कुलेशन कर चुके हैं। उस प्लांट के ऊपर, उस फ्लावर के ऊपर, उस फीमेल फ्लावर के ऊपर आपने जाकर कैमल हेयर ब्रश से उसकी जो है वो डस्टिंग कर देनी। अदर मेथड ये होता है कि आप वो फ्लावर ही, मेल फ्लावर जो है वो ले जाएंगे और उसका जो एंथर होगा आप इसके ओपन स्टिग्मा जो कि रिसेप्टिव हो चुका होगा उसके साथ आपने उसकी ब्रशिंग कर देनी है या उसको जो है रबिंग कर देनी। तो इस तरह से जो है आपकी पोलिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। और ये प्रोसेस भी बाकी क्रॉप्स की तरह आपने रिपीटेड पोलिनेशंस करवानी होंगी इसके अंदर। वंस पोलिनेशन इज डन तो आप उसके ऊपर जो पेपर बैग चढ़ा देंगे जिसकी वजह से फॉरेन सोर्स के पोलन की एंट्री जो है वो आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने उसकी जो है पोलिनेशन कंप्लीट कर लेनी है, टैग लगा देना है उसके ऊपर। तो इसके अंदर जो टैग है मोस्टली हम यूज करते हैं आमतौर पे, आपके पास एक पेपर का टैग होता है उसके ऊपर आपने लेड पेंसिल से उसका डेट, टाइम ऑफ पोलिनेशन लिखनी होती है और क्रॉस यानी पेरेंट्स का नाम, फीमेल पेरेंट और मेल पेरेंट का नाम आपने लिखकर तो नेम ऑफ द रिसर्चर एंड सिग्नेचर करने होते हैं। तो एक और मेथड भी टैगिंग का होता है कि आपने कलर्ड जो है वो स्ट्राइपिंग टैग्स जो है वो यूज करने होते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर्ड पेन्स, तो उसकी इंक भी जो है वो डिस्पर्स नहीं होती। फिर इसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पोलन स्टोरेज। अगर आपने इसकी वायबिलिटी देखनी है पोलन की तो जो इसका पोलन होता है वो 5 डेज तक जो है वो वायबल रहता है और उसके बाद उसका पोलन जो है वो वायबिलिटी अपनी खो देता है और वो स्टीराइल हो जाता है या वो पोलिनेट करने के काबिल नहीं रहता। तो अगर हमने इसके पोलन को स्टोर करना है, क्योंकि ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जब हमने करनी होती है तो एक दिन के अंदर आप तमाम फ्लावर्स जो हैं या 5 दिनों के अंदर तमाम फ्लावर्स उसको आप नहीं करवा पाते पोलिनेट। तो इसको प्रिजर्व करने का मेथड होता है कि अगर आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं अप टू 9 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो ये 5 डेज से इसकी वायबिलिटी बढ़कर 7 डेज तक भी चली जाती है। और अगर इससे ज्यादा आपको कमर्शियल लेवल के ऊपर इसका पोलन जो है वो वायबल रखना है फॉर पोलिनेशन तो आप इसको क्रायो प्रिजर्व भी कर सकते हैं एट -80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से आप जब उसको फ्रीज कर लेंगे, क्रायो प्रिजर्व कर देंगे, तो आपको जब जरूरत होगी आप उसको निकाल कर दोबारा से हीट करके तो आप उसको वायबिलिटी मेंटेन रखते हुए पोलिनेशन में यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्रिकॉशंस जो इसके अंदर होती हैं वो यही है कि सबसे पहले एक तो आपने जब एक क्रॉस बना लिया है तो उस क्रॉस को बनाने के बाद आपके जो इक्विपमेंट था उसको और अपने हैंड्स को आपने स्टेरलाइज कर लेना है विद द हेल्प ऑफ मेथाइलेटेड स्पिरिट आप कर लेना है, या अदरवाइज 95% एथेनॉल से भी आप अपने हाथों को स्टेरलाइज कर सकते हैं। फील्ड कंडीशंस के अंदर आप क्या करेंगे कि हॉट ड्राइंग विंड्स मे कॉज रैपिड डेसिकेशन ऑफ एक्सपोज्ड पिस्टल बिफोर फर्टिलाइजेशन इज अचीव्ड। इसका भी आपने ख्याल रखना है कि अगर मौसम गर्म है या वहाँ पर डेसिकेटिंग विंड्स चल रही हैं तो आपका जो एक्सपोज्ड पिस्टल होगा यानी स्टिग्मा पार्ट होगा वो डिस्टर्ब हो सकता है या वो अपनी वायबिलिटी खो सकता है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आपने उसको खराब होने से पहले पिस्टल पार्ट को जो है पोलिनेट कर देना है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवा देना है। कूल ड्राई एंड रिलेटिवली विंड फ्री वेदर के अंदर वो प्रेफर किया जाता है पोलिनेशन के लिए, इसके अंदर आपका सक्सेस रेट जो होता है वो ज्यादा होता है। फिर सीड कलेक्शन की बात कर लेते हैं कि 200 और मोर सीड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल क्रॉस। जो आपने एक सिंगल क्रॉस बनाया था तो आपको उसके ऊपर जो फ्रूट डेवलप होगा उस एक फ्रूट से 200 सीड्स तक जो है आप हासिल कर सकते हैं।
इसका नंबर वेरी करता है क्रॉप टू क्रॉप, वैरायटी टू वैरायटी, और एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट भी करता है। तो फिजियोलॉजिकली मैच्योर होता है जब, तो उस टाइम आप उसका फिजियोलॉजिकली मैच्योर होने के बाद वो फ्रूट शेप में आ जाता है, तो फ्रूट से आप उसका सीड जो है वो हासिल कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे हाइपोगाइनस ओवरी का क्या मतलब होता है कि फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं इंसर्टेड बिलो द ओवरी होते हैं ऑन अ रिसेप्टिकल, द फ्लावर इज सेड टू हैव हाइपोगाइनस और सुपीरियर ओवरी। इट मींस कि जो ओवरी होती है वो ऊपर की तरफ होती है और जो बाकी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो नीचे उसके इन्फ्यूज्ड होते हैं। तो इसके बाद एक चीज आती है, काइम होता है। काइम कहलाता है इसका फ्लावर जो है। डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस होता है वेयर देयर इज अ सेकेंडरी ब्रांचिंग एंड ईच अल्टीमेट यूनिट बिकम्स अ सिंपल काइम। फिर क्रायोजेनिक स्टोरेज जो है, हमने इसके अंदर टर्मिनोलॉजी यूज की है, दैट इज द स्टोरेज एट लोअर टेम्परेचर विच इज -80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ द थिंग्स अबाउट सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स इन टोमेटो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ सका, तो मैं आपके साथ एक तो स्लाइड्स भी इसकी शेयर करूंगा, रिटर्न मटेरियल में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ सकी तो यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप, or hopefully you have understood so far. Thank you so very much.